हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉलोनाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने कॉलोनाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है कि होता क्या है इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन। फिर हमने कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्रीज़ ने कितनी कॉलोनीज़ बनाई है एशिया में, अफ्रीका में और भी अलग अलग जगह पर। आज हम इस वीडियो में कॉलोनाइजेशन और इम्पीरियलिज्म का इम्पैक्ट देखते हैं कि इम्पीरियलिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? जब एक पावरफुल एडवांस कंट्री अपने से वीक और पुअर कंट्री को एक्सप्लॉइट करती है अपने बेनिफिट के लिए, तो वो इम्पीरियलिज्म होता है। तो इम्पीरियलिज्म हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन मैनी कंट्रीज जैसे एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स, उनके प्रभाव पड़े हैं इम्पीरियलिज्म के। तो पहला देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रीज ऑफ यूरोप की कंट्रीज पर कैसा प्रभाव पड़ा है। जो यूरोपियन कंट्रीज थे जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज शुरू हुई थी, उनको क्या बहुत ज़्यादा उनका फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा गुड्स जो है प्रोड्यूस होता था, बहुत ज़्यादा गुड्स बनाते थे वो। तो ये जो कंट्रीज है अब इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाकर बेचने के लिए अपनी कॉलोनीज में। अब इनको कॉलोनीज इसलिए चाहिए थी ताकि किसी कॉलोनीज से, जैसे एशिया है, एशिया में क्या था, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल था। इसी वजह से उन्होंने एशिया में आकर कॉलोनी बना ली, वहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते हैं बहुत ही चीप प्राइसेस में, और फिर दूसरी कंट्री जैसे अफ्रीका में कॉलोनी बना ली, अब वहाँ पर जाकर वो बेच देते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस में। तो ये इस वजह से ऐसे क्या कैसे कैसे प्रभाव पड़े देखते हैं। चलो, जो इट वॉज फ्रॉम दीज कॉलोनीज दैट दीज कंट्रीज, इन्होंने क्या किया, जैसे कि कंट्रीज ने कॉलोनीज बनाई, वहाँ पर वो स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए बहुत ही चीप प्राइसेस में, ड्यू टू जिसकी वजह से जो जितनी यूरोपियन कंट्रीज थी वो बहुत अमीर होती जा रही थी, और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी उनके बीच में कंपटीशन हो गया था कि मेरे अंदर इतनी, मैं अपने कंट्रोल में इतनी सारी कॉलोनीज को लूंगा, मैं अपने कंट्रोल में इतनी सारी कॉलोनीज को बनाऊंगा। तो इनके बीच में एक रेस सी हो गई थी कि मुझे ज़्यादा कॉलोनीज चाहिए है। तो इसकी वजह से जो इनकी जो ये इच्छा थी ऑब्टेन मोर कॉलोनीज, दीज कंट्रीज स्टार्टेड मेकिंग, तो ये अपनी आर्मीज को और भी पावरफुल बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि आर्मीज क्यों पावरफुल बनाई? क्योंकि आर्मीज की हेल्प से ही तो वॉर लड़के ये जीत जाते हैं, फिर कॉलोनी को अपने कंट्रोल में करते। इस वजह से इन्होंने फोकस किया आर्मीज को पावरफुल बनाने में, विच रिजल्टेड, जिसकी वजह से आपस में यूरोपियन कंट्रीज में हेटरनेस होने लगी पीपल्स के बीच में कि इसके पास इतनी कॉलोनीज है, मेरे पास इतनी कम कॉलोनीज है, जिसकी वजह से दो फैक्शंस, दो ग्रुप्स जो है डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एडी से 1916 एडी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि पीपल्स के बीच में हेटरनेस हो गई कि भाई मेरे पास इतनी कॉलोनीज है, उसके पास इतनी ज़्यादा कॉलोनीज है। तो कंट्रीज के बीच में एक रेस सी लगी हुई थी कि मेरे अंदर ज़्यादा कॉलोनीज आएंगी, मैं ज़्यादा कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में करूंगा। अब इम्पैक्ट देखते हैं एशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखते हैं। पहले तो हम जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो वहाँ की एजुकेशन थी, वेस्टर्न कंट्रीज की, वेस्टर्न इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज की जो एजुकेशन थी, उन्होंने एशिया जैसी कंट्रीज में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया। जो पीपल्स थे इन कंट्रीज के, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक स्टडी करने के लिए, जो वहाँ उस दूसरी कंट्रीज की एजुकेशन को स्टडी करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो कॉलोनीज है इनको। इसकी वजह से जो राइज है नेशनल अवेकनिंग इन दीज कंट्रीज, सो जो ये कंट्रीज है इसके अंदर राष्ट्रीय जागरूकता, लोगों के अंदर राष्ट्रीय जागरूकता जो है शुरू हो जाती है, लोगों के अंदर जागरूकता शुरू हो जाती है, अवेकनिंग शुरू हो जाती है। जो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति, जो अमीर जो रिच आदमी थे ना, जो पीपल्स थे वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज के, तो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज के जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। कहाँ पर किया? जो कॉलोनीज थी ना, ये क्योंकि अपनी कंट्रीज में इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बहुत ही लो थे। तो इन्होंने सोचा जहाँ पर कॉलोनीज है ना, हम जहाँ पर हमारे कंट्री ने कॉलोनी बना रखी है ना, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों में जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो जो ये कैपिटलिस्ट है इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ के, इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया उनकी कॉलोनीज़ में, ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उनको, जिसकी वजह से उनको एक नया अपॉर्चुनिटी मिली इन पीपल, और जिनकी वजह से जो पीपल है उस कंट्री के, उन पीपल्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। तो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा रोड्स को बिल्ड किया, रेलवे ट्रैक्स को बिल्ड किया, ताकि ट्रेड अच्छी तरह से हो सके उनकी कॉलोनीज में। कॉलोनीज विच लेड टू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गया कॉलोनीज के अंदर। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट था कि वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर आई, और जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला और प्रॉफिट भी होने लगा, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स भी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो वो भी होने लग गया था। तो कुछ एक इम्पैक्ट थे पॉजिटिव। अब जो है डेंजरस इम्पैक्ट देखते हैं हम इसके, जो डिसएस्ट्रियस, जो
डिजास्ट्रियस इम्पैक्ट है, जो विनाशकारी प्रभाव पड़े वो देखते हैं। जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने रॉ मटेरियल को खरीदना शुरू किया, फ्रॉम द कॉलोनीज से खरीदना शुरू किया बहुत ही चीप रेट्स में अपनी खुद कंट्रीज में। जैसे अब यूरोप में जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्री बना रखी है, तो उन्होंने क्या किया, एशिया में आकर, इंडिया में आकर वहाँ पर उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा बहुत ही चीप रेट पर और अपनी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रेट्स पर उनको बेच दिया। स्टार्टेड सेलिंग मैन्युफैक्चर गुड्स इन देयर कंट्री, और अपनी ही कंट्रीज में उसको हाई प्राइसेस में उनको बेचने लगे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा रहे थे, सेल ऑफ गुड्स मेड इन देयर ओन इंडस्ट्रीज ऑफ सब्जुकेटेड कंट्रीज विच डिस्ट्रॉयड देयर इंडस्ट्रीज। अब देखो, अब जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री है वो जो बना रही थी बहुत ही चीप रेट्स पे बना रही थी, और दूसरी कंट्रीज में जाके जब बेचते थे ना तो लोग उनको खरीद भी लेते थे। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में कोई इंडस्ट्री है, स्मॉल छोटी सी इंडस्ट्री है, अब जो वो इंडस्ट्री जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स बना के बेच रही है, जैसे मान लो ब्रिटेन में भी बेच रही है इंडिया, तो ब्रिटेन वाले लेंगे ही नहीं उसको, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, और जिसकी वजह से वो जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई भी नहीं खरीदेगा इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज इंडिया की इंडस्ट्री से सामान गया है उसको तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इस वजह से उनकी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देते थे वो। जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री थी वो फार्मर्स को बहुत ही गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। उनकी जो कॉलोनीज थी ना, उनमें जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे मोर एंड मोर, जिसकी वजह से फार्मर्स जो थे कॉलोनीज के वो पुअर बन गए थे। जो पीपल थे इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज के, वो जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री थी ना, वो अपने पीपल्स को बहुत ही सिविलाइज्ड और अपने आप को बहुत ही अमीर समझते थे। लेकिन जो कॉलोनीज थी ना, जिस कॉलोनीज को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था, जैसे पावरफुल कंट्री ब्रिटेन ने इंडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा था, तो वो ब्रिटेन अपने आप को तो सिविलाइज्ड और रिच मानता है, और जो उसकी कॉलोनी है ना उसको अपने से नीचा मानता है और बिल्कुल पुअर मानता है। तो इसी वजह से वो आपस में जो है कॉन्टैक्ट नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। होटल्स, क्लब्स, ट्रेन कंपार्टमेंट्स वर ऑल्सो गिवन सेपरेट, इनको ये सारी चीजें सेपरेट ही मिलती थी, होटल्स भी, क्लब्स भी, ट्रेन के कंपार्टमेंट भी। जो पीपल थे कॉलोनीज के वर नॉट इवन ऑफर्ड। जो कॉलोनीज थी ना, जैसे इंडिया कॉलोनी बना रही थी, तो उनके जो पीपल्स है उसको हाई पोजीशन पर कोई भी पोस्ट नहीं मिल सकती। क्रिश्चियन प्रीचर्स इन इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ट्राई टू, अब क्रिश्चियंस के जो प्रीचर्स थे उनको भी बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ कि हमारी कंट्री ने कॉलोनी बना रखी है, अब हम जहाँ पर कॉलोनी बना रखे हैं वहाँ पर जाकर जाएंगे और पीपल्स का जो धर्म है उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट द पीपल ऑफ द कॉलोनीज टू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश है कि क्रिश्चियन प्रीचर्स ने, मिशनरीज ने। मैनी काइंड्स ऑफ टेम्पटेशन वर गिवन टू पीपल्स ऑफ कॉलोनी एंड रिलीजियस कन्वर्जन वर मेड, और उन्होंने क्या किया, बहुत मतलब हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए कि वो लोगों को उन्होंने उनके धर्म को चेंज करा दे क्रिश्चियनिटी में। अब देखो डिजास्ट्रियस इम्पैक्ट, अब ये जो है इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था इम्पीरियलिज्म का, वो एशिया पड़ा था और यूरोप पड़ा था। अब इंडिया पर देखते हैं। जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी इंडिया के ऊपर बहुत सारे गुड इफेक्ट्स भी थे। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मॉडर्न जस्टिस सिस्टम इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इस्टेब्लिश होता है रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश करते ब्रिटिशर्स। अभी बताया ना कि बहुत सारे गुड इफेक्ट्स भी थे, बैड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन गुड इफेक्ट्स से कुछ एक चीज़ें उन्होंने अच्छे भी इस्टेब्लिश की थी, जैसे रूल ऑफ लॉ। अब जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं मॉडर्न पुलिस सिस्टम, इंडिया में पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं, और वो डेवलप करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इंडिया में डेवलप करते हैं। वो ट्राई टू रिमूव द सोशल एविल्स प्रेवलेंट। इंडिया में जो सोशल एविल्स थी, जो लोगों में अंधविश्वास था या फिर जो भी ये प्रथाएं चली हुई थी, उनको भी उन्होंने एंड करने की पूरी कोशिश की। दे क्रिएटेड नेशनल अवेयरनेस पीपल्स के, इंडियंस के अमंग उन्होंने जागरूकता भी फैलाई कि एक नए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, लोगों के बीच में उन्होंने जागरूकता फैलाई। बट द ब्रिटिश डिडंट ऑल दिस फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। ब्रिटिशर्स ने ये अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए नहीं कि इम्पीरियलिज्म हैड द फॉलोइंग डिजास्ट्रियस इफेक्ट। ये कुछ एक इफेक्ट्स हैं जो इंडिया के ऊपर पड़े थे। देखो, पहला इफेक्ट है सेल्फ सपोर्टिंग इकोनॉमी ऑफ द विलेजेस। जो विलेजेस थे ना, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो विलेजेस थे ना, वो खुद ही सेल्फ सपोर्टिंग थे, बहुत सारे कामों में एंगेज थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया विलेजेस को। अब एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इंडिया में आने से पहले देखो फार्मर्स जो थे ना, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में एंगेज थे, जैसे कि विलेज जैसे कि पॉटर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, वॉशरमैन, बार्बर्स, वीवर्स, कॉबलर्स, वैद्यर्स, टेलीज, कहर्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे अलग अलग काम में एंगेज थे। और ये जो पीपल्स थे, ये आपस में ही अपनी जो विलेज की जो जरूरतें हैं उनको फुलफिल
फुलफिल कर लेते थे। लाइक एवरी विलेज जो था एक सेल्फ सपोर्टिंग था। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हर एक विलेज अपना सेल्फ सपोर्टिंग था। जो पेमेंट थी रेवेन्यू की, जो टैक्स वगैरह पेमेंट करना होता था ना, वो आपस में कर लेते थे। कैसे करते थे? वो क्रॉप्स को चेंज करके, कोई किसी से दूसरी क्रॉप्स लेके, कोई किसी से दूसरी क्रॉप्स लेके वो टैक्स को कर लेते थे अपना। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उन्होंने क्या नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया रेंट से रिलेटेड, की जो रेंट है वो बिल्कुल फिक्स कर दिया। फिक्स अमाउंट है और फिक्स ही उसका टाइम है। तो जो रेंट था वो अब फिक्स अमाउंट की फॉर्म में कलेक्ट होने लग गया, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स को छोड़ना पड़ गया। और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने लैंड को एक सेल की तरह बना दिया, जिसकी वजह से फार्मर्स को वहां से निकाल दिया। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, लोकल आर्टिशंस थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू अराइवल ऑफ मैन्युफैक्चर। जैसे जैसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आया, जैसे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, आर्टिशंस जो थे, क्राफ्टमैन जो थे, वो ना बहुत ज़्यादा सामान अच्छा, ब्यूटीफुल और बहुत ही एक्सपेंसिव सामान बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ने मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया में भेजना शुरू किया, जो कारपेंटर, जो आर्टिशियंस थे और क्राफ्टमैन थे, जो ये सामान बनाते थे ना, उससे ज़्यादा चीप और ब्यूटीफुल बनाती थी इंडस्ट्रीज। तो लोगों ने इनका जो काम है ये बिल्कुल बंद करा दिया और इंडस्ट्रीज से जो सामान बनकर आता था वही खरीदने लग गए। तो इन्होंने देखो डिस्ट्रॉय किया मैन्युफैक्चर गुड्स के आने से। जो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज, जो लोकल आर्टिशियंस थे, उनका काम बिल्कुल ठप हो गया। और फॉर इसी रीजंस के कारण जो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज वो बिल्कुल शटर्ड हो गई। अब सेकेंड है ड्रेन ऑफ द वेल्थ। ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ क्या था? जो इंडिया की मनी है ना, वो एक तो टैक्स की फॉर्म में ब्रिटेन में जा रही थी। कैसे जा रही थी? देखो, टैक्स क्यों लगता है? टैक्स इसे लगता था कि जो वहाँ के पीपल है उनके ऊपर, उनकी वेलफेयर के लिए लगता है कि जो ये टैक्स है उनके लिए ही यूज होगा। जैसे ब्रिटेन में क्या कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे पीपल के ऊपर, उन्हीं के ऊपर लगाया जा रहा था ताकि उनकी वेलफेयर के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे थे, टैक्स लेकर ये इसी टैक्स को दूसरी कंट्री में भेज रहे थे, यूरोप, ब्रिटेन में भेज रहे थे। तो एक तो टैक्स की फॉर्म में, और जो इनके जो ये ऑफिसर्स थे ना, ये इंडिया की जो मनी थी ना, उसी से उनको दे रहे थे ये। और एक यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं बहुत ही चीप रेट्स में या बहुत ही चीप प्राइजेस में, और वहाँ से फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में बेचते, बहुत ही ज़्यादा प्राइजेस में बेचते। तो किस तरह से इंडिया को बिल्कुल बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने इंडिया को लूटा। देखो, ब्रिटिशर्स टूक ओवर इंडिया के ऊपर जब उन्होंने कंट्रोल किया, एक लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया का वेल्थ जो है इंग्लैंड में जाना शुरू हो गया, इन रिटर्न ऑफ विच, जिसकी वजह से इंडिया को कोई बेनिफिट ही नहीं मिला। इसी वजह से दिस वॉज कॉल्ड, इसको बोला गया इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन और द ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो ये ड्रेन थ्योरी है ना, इसको ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। जो ड्रेन थ्योरी है ना, इसको प्रोपाउंड किया था दादाभाई नौरोजी ने, जो कि एक परसी थे। अब देखो, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इंडिया में अराइवल होने से पहले ब्रिटिशर्स का बहुत सारी फॉरेन डायनेस्टीज इस्टेब्लिश, अपने किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट किया इंडिया के अंदर। वो स्पेंड कर रहे थे मनी कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ टैक्स इन इंडिया इटसेल्फ। पहले क्या था ना, जो टैक्स हो रहा था ना, टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे, वो टैक्स इंडिया के ऊपर ही लगाया जा रहा था। दे स्पेंड दिस मनी ऑन एक्सपेंडिंग, वो मनी को यूज कर रहे थे ताकि वो किंगडम और बिल्डिंग कैनाल्स, रोड्स, ब्यूटीफुल प्लेसेस को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, और लिविंग अ लाइफ विद लग्जरी के साथ ले। विद द मनी, विद इसी मनी के साथ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डेवलप्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन पीपल्स गोट एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। बट जब ब्रिटिशर्स रिमेन फॉरिनर्स, जब इवन आफ्टर इस्टेब्लिशिंग, ब्रिटिशर्स जो है हमारे लिए फॉरेनर्स ही बन के रहे। जब उन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो फॉरेनर ही बन के रहे इन इंडिया में। एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम इंडिया इन इंग्लैंड रादर देन इन इंडिया। अब वो क्या कर रहे थे, इंडिया की मनी को इंडिया पर ही यूज नहीं ना करके वो इंडिया की मनी को इंग्लैंड बेच रहे थे। ये जो मनी थी ना, जो मिलिट्री एंड सिविलियन ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा सैलरीज और पेंशन्स दी जा रही थी। यहाँ की जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और सिविल के जो ऑफिसर्स थे ना, उनके बहुत ज़्यादा सैलरी दी जा रही थी। वो कहाँ से दी जा रही थी, इंडिया से ही दी जा रही थी। इंडियन के अंदर से ही इंडिया की जो मनी कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स से या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों से, तो वही मनी इनको दे रहे थे ऑफिसर्स को। अब इसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी है, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी स्टार्टेड सेंडिंग मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन रूलर्स, जमींदार्स और मर्चेंट्स टू इंग्लैंड। अब इसके बाद जो कंपनी है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी है, उन्होंने स्टार्ट किया मनी को सेंड करना। कहाँ पर, इंडियन रूलर से लेकर, जमींदार मर्चेंट से लेकर वो उस मनी को इंग्लैंड दे रहे थे, जिसकी वजह से 1758 एडी से लेकर 1765 एडी के बीच में इंडिया की 60 लाख पाउंड्स जो है इंडिया से इंग्लैंड में चली गई, जिसके वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और जो ये मनी थी, ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा मनी थी।
बहुत ज़्यादा वेल्थ था। देखो इसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट जो थे इंग्लैंड के, वो इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी एक्स्ट्रा मनी को रेलवे के कंस्ट्रक्शन में, रोड के कंस्ट्रक्शन में, कैनाल्स, टी एंड कॉफी प्लांटेशन, कोल माइंस इन इंडिया टू अर्न मोर प्रॉफिट। वो जो कैपिटलिस्ट थे ना, वो क्या कर रहे थे, जो उनकी कॉलोनीज थी ना, उन कॉलोनीज में वो इन्वेस्ट करना शुरू करते ताकि उनको प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ऐसे ही इसके बाद जो इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है इस मनी का ऑल्सो वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में चला गया जो प्रॉफिट हो रहा था, इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से ड्यू टू ऑल दिस इंडिया की जो वेल्थ है वो कैप्ट गोइंग टू इंग्लैंड में जाती रही, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट लैक ऑफ वेल्थ इन इंडिया में हुई। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया विच वॉज एक गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जा रहा था इंडिया को, वो एक पुअर कंट्री बन गई जल्द ही। देखो ब्रिटिशर्स ने कैसे, कितने मतलब हमको इतना एक्सप्लॉइट किया। एक तो टैक्स के फॉर्म में एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, ऑफिसर्स को भी वो मनी, जो ऑफिसर्स को जो फीस दी जा रही थी वो भी इंडिया की उसी से दी जा रही थी। और 60 लाख पाउंड्स जो है इंडिया से इंग्लैंड, मतलब सारी की सारी जो मनी है ना वो कुल मिलाकर इंग्लैंड जा रही थी। तो ये थी ड्रोन थ्योरी जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रोपाउंड किया था और जो कि एक पर्सी थे। अब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अब देखो जैसे इंडस्ट्रीज ने सामान बनाना शुरू किया। इंडस्ट्री जो चीज़ आर्टिशियंस अपने हाथ से बना रहे थे और बहुत ही एक्सपेंसिव दे रहे थे, बहुत ही महंगा दे रहे थे, वही चीज़ इंडस्ट्रीज ने बनाना शुरू किया बहुत ही चीप रेट्स पे, बहुत ही सस्ती बनाई और ब्यूटीफुल बनाई। तो लोग जो है सस्ती चीज़ों को ही लेंगे ना, तो इसी वजह से इनका जो हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्रीज है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लार्ज फैक्ट्रीज जो है इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुई, उन्होंने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में। एंड जो ये गुड्स थी बहुत ही ब्यूटीफुल और चीप थे, जो मशीन से बन के आ रहे थे ये सारे के सारे बहुत ही ब्यूटीफुल थे और चीप थे, बिल्कुल सस्ते थे। इंडियन गुड्स जो थे, जो कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर हो रहे थे, जो इंडिया में भी स्मॉल छोटी छोटी इंडस्ट्री से, जो उन इंडस्ट्रीज से ये सामान गुड्स बनाए जा रहे थे, वो कुडंट कम्प्लीट विद दम एंड इंडियंस वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स एट अ लो। इसी वजह से इंडियंस को क्या करना पड़ा, अपना जो सामान है उसको बहुत ही लो प्राइसेस पे बेचना पड़ा। इसी की वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी इंडिया में वो जल्द ही जल्द शटिंग डाउन हो गई। अब सेकेंड जो था, जो गुड्स थी मैन्युफैक्चर बाय इंडिया की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, उनसे जो गुड्स बन रहा था वो रीच द मार्केट्स ऑफ इंग्लैंड की मार्केट्स में पहुंचते थे ना। जैसे इंग्लैंड जो है बना के सामान इंडिया में भेज रहा है, ऐसे ही इंडिया भी सामान बनाकर इंग्लैंड बेचता है। लेकिन इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं, जितना इनका प्राइस है ना इसको डबल ट्रिपल कर देते हैं, तो लोग तो खरीदेंगे ही नहीं ना। जब लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर वो उनका सामान बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाती है। तो कुडंट बाय देम, दिस इज वाई सेवरल डैमेज वॉज डन टू इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसने र्यून कर दिया इंडियन आर्टिशियंस को, क्राफ्टमैन्स को। थर्ड जो अब क्या था, जो सामान इंडिया में बन रहा था उनको सिर्फ और सिर्फ इंडियन रूलर्स ही खरीद रहे थे। तो इंडियन रूलर्स एंड कोर्ट्स वर द मोस्ट बायर्स, वही थे सिर्फ उनको बाय करने वाले गुड्स मैन्युफैक्चर बाय आर्टिशियंस, जो आर्टिशियंस क्राफ्टमैन जो सामान बना रहे थे उनको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के में जो किंग थे या रॉयल्स जो पीपल थे वही खरीद रहे थे। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऐसी इन सारी चीज़ों को भी खत्म कर दिया। जो ये इंडिया के जो आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन से जो सामान बनाया जा रहा था ना, जो लोग खरीद रहे थे ना, उन लोगों को भी इलिमिनेट कर दिया कि अब जो मेन कस्टमर्स थे उनको भी मना कर दिया कि नहीं खरीदना। तो इस वजह से क्या हुआ, जो इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई, खत्म हो गई। अब बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है वो देखो, जो गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की डिडंट डू एनी कॉन्क्रीट वर्क नहीं कर रही थी इंडस्ट्रियल। इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, इंडिया में भी जो इंडस्ट्रीज वगैरह बनी हुई थी, उसके लिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट कोई कुछ खास काम नहीं कर रही थी। उनको उनसे मतलब था ना, इंडिया से क्या करना उनको इंडिया को सिर्फ लूटना था। अब जो हैवी मेटल्स थे और जो बड़ी बड़ी मशीन इंडस्ट्रीज थी, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज की डेवलपमेंट होती है, डिपेंडेंट बट डेलिबरेटली नॉट एंकरेज बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया केयर्ड मोर फॉर द इंटरेस्ट। अब जो इंडस्ट्रीज थी, अब देखो, अब ब्रिटिशर्स हैं जो, अब ब्रिटिशर्स सिर्फ अपनी ही इंडस्ट्रीज को एडवांस करेंगे, अपनी ही इंडस्ट्रीज से सामान वगैरह बनाएंगे, इंडिया की क्यों हेल्प करेंगे। तो उन्होंने इंडिया की हेल्प नहीं की, इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कराई, जिसकी वजह से इंडिया में जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई। अब ब्रिटिशर्स जो थे ओनर्स थे, वो मैनी ऑफ द अर्ली मिल्स के फैक्ट्रीज जो उन्होंने सेटअप की थी इंडिया में, वो उनके खुद ही ओनर्स थे ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिश की जो इंडियन गवर्नमेंट थी यूज टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल हेल्प टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट। और जो ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट थी ना, वो क्या कर रही थी, ब्रिटिश के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रही थी। इंडिया वालों को तो हेल्प ही नहीं कर रही थी, इंडिया से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, जिसकी वजह से जो फॉरेन कैपिटल है वो कंटिन्यू टू एक्सपर्ट प्रेशर ऑन इंडियन कैपिटल। इंडिया में ओनली
गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही थी इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड में, वर यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल इन इंडिया। फॉर एग्जांपल जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे कोचेज है और अदर गुड्स है, वो केम फ्रॉम इंग्लैंड फॉर लेइंग रेलवे लाइन्स इन इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री रिमेन्ड अनसेटिस्फैक्टरी ड्यू टू इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज। क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया। इंडिया के लिए उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी उन्होंने नई चीज़ नहीं की कि इंडिया की हेल्प की जा सके कुछ। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब था, वो क्यों किसी और की हेल्प करेंगे। इसी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया है ओनली गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। इंग्लैंड की ही इंडस्ट्रीज में गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर। इंडिया में जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज थी वहां पर सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो, और फिर उनको बेचते थे। तो इंडिया के अंदर ही अपनी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सेटअप करके इंडिया की ही हेल्प नहीं कर रहे थे। तो इंडिया का जो गुड्स थी, ये हैंडीक्राफ्ट जो सामान बनाया जा रहा था, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद देखो प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट्स रेदर देन एक्सपोर्ट्स पर। अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने से पहले जो कॉटन क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, हॉट स्पाइसेस है, इंडिको है, टी है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। इंडिया जो है बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था इन सारी चीज़ों को। ये जो गुड्स थे बहुत ही ज़्यादा डिमांड में थे यूरोपियन मार्केट्स में। बट जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया, अब सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई। अब उन्होंने एक एडोप्टिव पॉलिसीज़ को एडोप्ट किया जिसमें एक नॉमिनल इंपोर्ट ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन ब्रिटिश गुड्स कमिंग टू इंडिया। जो ब्रिटिश गुड्स है इंडिया में आ रहा है उसके ऊपर कुछ इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी है। उसी टाइम पर सेम टाइम पर जो हैवी ड्यूटीज़ है, रिस्ट्रिक्शंस है, वर ऑल्सो इम्पोज ऑन क्लोथ्स पर और अदर आइटम्स पर भी बहुत सारे ड्यूटीज रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दिए, इम्पोज कर दिए, जिनकी वजह से मेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन इंग्लैंड सो दैट पीपल ऑफ यूरोप कुडंट बाय दीज। देखो जो इंडिया जो सामान बना रहा था ना, उसके ऊपर यूरोप में जाकर जो यूरोप के लोग हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जितने की वो चीज़ है ना उसको डबल ट्रिपल में कर देते, तो कोई खरीद ही नहीं रहा था। इसी की वजह से जो एक्सपोर्ट है इंडियन क्लॉथ का जो एक्सपोर्ट था और अदर गुड्स का जो एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया वाले, वो बिल्कुल खत्म हो गया, एंड आ गया। बट जो इम्पोर्ट है फिनिश गुड्स इन ब्रिटिश इंडस्ट्री, लेकिन हमारी कंट्री से, इंडिया से तो बाहर एक्सपोर्ट वो जाने दे नहीं रहे थे, लेकिन उनकी कंट्री से वो क्या कर रहे थे, वो उनकी कंट्री से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अपनी कंट्री में, हम इंडिया में आने दे रहे थे। देखो कितना फायदा, हमारी कंट्री से बाहर नहीं जाने दे रहे थे लेकिन वो अपनी कंट्री से इंडिया में बेच रहे थे। और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंक्रीज ड्यू टू हिज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो थी इंग्लैंड की, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज बिगिन टू क्लोज डाउन हो गई। अब इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया हैड अ डिवास्टिंग, बहुत ही विनाशकारी इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर पर। जो जितनी भी लैंड अरेंजमेंट्स थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी उसमें ऑफ इंडिया में, टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फार्मर्स, फार्मर्स से रेंट कलेक्ट करना है और उनको बहुत ही एक्सप्लॉइट करना है, ये पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की। हाफ ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस वॉज जितना भी वो एक लैंड पर प्रोड्यूस कर रहा था उसकी हाफ जो प्रोड्यूस है वो रेंट के तौर पर उनको देनी पड़ती थी। जो रूल्स फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस वर सो स्ट्रिक्ट, जो रूल्स था ना कलेक्ट करने का, टैक्स को कलेक्ट करने का, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। फार्मर्स को पे करना ही पड़ता है, फार्मर्स को टैक्स देना ही देना है, कुछ कर लो उनको देना पड़ेगा टैक्स। अब टैक्स एट ऑल कॉस्ट वेदर द प्रोड्यूस वॉज देयर और नॉट, चाहे वो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो क्रॉप उगाई है वो चाहे उनकी है या नहीं है, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते वो बिल्कुल भी। अब दे यूज टू बोरो मनी फ्रॉम, वो क्या करते हैं फिर, अब उनके पास पैसे नहीं होते तो मनी लेंडर से पैसे मांगते हैं और फिर मनी लेंडर्स उनको बहुत फंसा देते हैं। मनी लेंडर्स एट हाई इंटरेस्ट, ताकि वो सेव कर सके अपनी लैंड को, इस वजह से वो मनी लेंडर से पैसे मांगते हैं, लेकिन वो मनी लेंडर के जालों में ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना अटेंशन देती नहीं है उनके ऊपर, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारी लैंड जो है बंजर हो गई और लिविंग द पुअर फार्मर्स इम्पोवरिश्ड। एट द सेम टाइम ड्यू टू लो यील्ड्स देयर वाज फ्रीक्वेंट फेमाइन इन द कंट्री में वो है सूखा पड़ गया। तो उन्होंने इतनी हेल्प की ही नहीं इंडियन की एग्रीकल्चर, जो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर उनको लैंड जो मनी लेंडर्स होते थे जो उनको मनी देते थे तो वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो कई हद तक जो है फार्मर्स को ब्रिटिशर्स भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, फार्मर्स भी इनको बिल्कुल वो कर रहे थे। अब इंसेप्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का अपनी कंट्री इंडिया में आना, जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर, कि अब देखो कॉलोनीज है, इंडिया एक कॉलोनी थी, अब कॉलोनी में उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1835 में, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया
किया जाने लगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए। अब जो इंग्लिश है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गई इन इंडिया में। अब बट द पर्पज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश वाज नॉट द मेंटल मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस। ये जो पर्पज इनका जो ये इन्होंने एजुकेशन सिस्टम जो किया है ना इंडिया में, इनका मेन मेंटल और मोरल डेवलप, इनका पर्पज क्या था? इनका पर्पज ये नहीं था कि इंडियंस का मेंटल और मोरल डेवलपमेंट को डेवलप करें, नहीं, उनको ये था कि कैटेगरी को हम क्रिएट करें इंडिया के अंदर जो कि इंग्लिश को अच्छी तरह से जाने, अच्छी तरह से बोले और जो स्मॉल पोस्ट जैसे कि क्लर्क्स वगैरह पर काम कर सके। उनको एक कैटेगरी को बिल्ड करना था, कैटेगरी बनानी थी ताकि वो क्या कर सके, एक क्लर्क्स जैसे कि क्लर्क्स है स्मॉल पोस्ट पर वो काम कर सके। और जो पर्पस है यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन इंडिया वाज आल्सो नॉट टू प्रोवाइड अ हाई स्टैंडर्ड। और जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी उनका ये मेन मोटिव नहीं था इंडियंस को अच्छी एजुकेशन देना। देर वॉज कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन के लिए कुछ इन्होंने अच्छे रूल्स वगैरह बनाए नहीं, इतनी वुमेन्स के लिए एजुकेशन थी ही नहीं। हाईएस्ट एजुकेशन साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन ड्यू टू विच इंडियंस जो है बिल्कुल पीछे रह गए, लैग बिहाइंड सिटीजन्स ऑफ अदर। जो दूसरी कंट्रीज हैं इन्होंने हमें इतना लूटा और अपने आप को तो इंग्लैंड क्या हुआ, हमको तो इतना लूटा और हम तो बन गए पुअर कंट्री। जो गोल्डन स्पैरो थी वो बिल्कुल पुअर कंट्री बन गई है। अब जो ब्रिटिशर्स थे ना, हमको लूट कर वो खुद अब एक रिच कंट्री बन चुकी है। तो हमारी जो कंट्री थी ना वो बिल्कुल ही पीछे रह गई थी, बिल्कुल हर दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में। कुछ अपर एंड मिडिल क्लासेस इंडियंस ने रेस की है ब्रिटिशर्स रूल के अगेंस्ट वॉइस को इंडिया में, ताकि उनको एजुकेशन मिल सके वेस्टर्न कंट्रीज की। बट वेस्टर्न एजुकेशन ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है इंडिया के कल्चर को और इंडिया की सिविलाइजेशन को। इसके बाद देखो प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब जब इंग्लैंड है, अब इंग्लैंड ने इंडिया में कॉलोनी बनाई या अफ्रीका में कॉलोनी बनाई या और भी अदर कंट्रीज में कॉलोनीज बनाई है अपनी, तो जो वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं जो उनका क्या, वो ही सोचते हैं कि अब कॉलोनीज तो बनाई दी, हम वहाँ पर जाकर अपने रिलीजन का प्रचार करते हैं जिससे कि वो जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको लालच भी देते हैं ताकि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले। बहुत सारे पीपल, कुछ हद तक ना बहुत ज़्यादा पीपल्स ने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर लिया था। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आने लगे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में। दिस क्लर्जी यूज्ड टू प्रीच क्रिश्चियनिटी को, लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाने लगे बिल्कुल उत्साह के साथ। और क्रिश्चियन मिशनरी से यूज्ड टू प्रीच क्रिश्चियनिटी को कहाँ पर जाकर, स्कूल में, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ऑफिस, टेम्पल, मॉस्क, प्रिजन्स, हर जगह जाकर वो लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाने लगे। उनका पूरा सपोर्ट था ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉर इसके लिए, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था इस चीज़ों के लिए। अब दे यूज टू एवरी राइट एंड रॉन्ग वे टू, वो जो उनको सही लगे जो उनको गलत लगे ना, उन्होंने हर चीज़ को देखा, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने के लिए, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में उन्होंने इंडियन जो रिलीजन्स है, ट्रेडिशंस है, उनको अपोज किया ताकि कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सके कि ये कन्वर्ट कर ले। तो क्रिश्चियन क्लर्जीज वर केप्ट इन आर्मी टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए उनको आर्मीज में रखा गया क्रिश्चियन क्लर्जीज को। अब बहुत सारी टाइप की फैसिलिटीज जो है पीपल्स को दी जाने लगी ताकि वो क्या कर सके क्रिश्चियनिटी। देखो अब उनको पैसे दे देते हैं बहुत सारे, तो पैसे रखो तुम बहुत सारे, अब वो क्यों ना चेंज करे भाई, पैसों के चक्कर में आकर तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो एक रिलीजन ही चेंज करना था, तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने पैसों के चक्कर में या फिर और भी उनको बहुत लालच दिया, इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी में अपने आप को, अपने जो धर्म है उसको बदल लिया। अब इसी वजह से एफर्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में, जिसने कि बहुत ही बड़ा इंडिया कल्चर को झटका दिया। अब ये क्लियर हो जाता है कि जो इंपीरियलिज्म है मॉडर्न एरा का वो बहुत ही डिफरेंट है। जो पुराना इंपीरियलिज्म था उससे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गया है आज का जो इंपीरियलिज्म है। इट वाज नॉट मिलिट्री और पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म नहीं है जैसे कि एंशिएंट इंपीरियलिज्म था, ये एक मिलिट्री और पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म नहीं है। लेकिन ये इंपीरियलिज्म को अब न्यू इंपीरियलिज्म और न्यू कॉलोनिज्म बोला जा सकता है। नया जो इंपीरियलिज्म है, जो नया कॉलोनाइजेशन है, इट विल ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट टू कॉल, हम इसको इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म भी बोल सकते हैं। तो मतलब आज का जो इंपीरियलिज्म है उसको क्या बोला गया है, न्यू इंपीरियलिज्म, न्यू कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियलिज्म और इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। अलॉन्ग विद इसके साथ देयर वाज आल्सो ग्लिम्पसेस ऑफ इकोनॉमिक कल्चरल इंपीरियलिज्म इन इट। हम इसमें कल्चरल इंपीरियलिज्म भी देखने को मिलता है। जो इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनाइजेशन लेड टू मोर एंड मोर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ रिच नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। क्या किया है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया है। जो रिच कंट्रीज थी ना एशिया एंड अफ्रीका, उन कंट्रीज को बहुत एक्सप्लोइट किया है। जो रिच थी उनको बिल्कुल पुअर बना दिया, और जिसी वजह से जो नेशंस बिकम पुअर हो गए और जो नेशंस है यूरोप के वो बहुत ही प्रोस्पेरस एंड वेल्थी बन गए। जो इफेक्ट है एक्सप्लोटेशन का कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका का वो आज भी देखने को मिलता है इन कंट्रीज पर।
दीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर स्टिल फाइटिंग पॉवर्टी, एंड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, ये आज तक जो है पॉवर्टी को फाइट कर रहे हैं, हंगर को, पॉवर्टी को फाइट कर रहे हैं। पॉवर्टी एंड हंगर आर द लीगेसी ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब सिंपल सी सीधी सी बात ये है कि जो यूरोप में जो कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया जैसी कंट्रीज़ को या फिर एशिया अफ्रीका में जो भी कंट्रीज़ है उनको तो एक्सप्लॉइट किया। जो रिच कंट्रीज थी ना उनको एक्सप्लॉइट किया, इतना एक्सप्लॉइट किया कि उनको बिल्कुल गरीब बना दिया और खुद इतने ज़्यादा अमीर बन गए। तो ये हमारा चैप्टर था कॉलोनाइजेशन एंड इम्पीरियलिज्म। ये आज कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।